हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप भाई सब एक नंबर हो, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास हो और आपकी स्टडीज एकदम बहुत अच्छे से चल रही हो। तो बेटा आज की क्लास को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज हम अपने टॉपिक को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले अपन जल्दी से सर पुरानी सारी बातों को रिवाइज करते हैं। सर हमने अभी तक फ्री कंसेंट में जो जो पढ़ा है 5 मिनट लेते हुए मैं जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूं बेटा। उसके बाद मैं आज के टॉपिक अनड्यू इन्फ्लुएंस को स्टार्ट करूंगा, राइट बेटा। अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सर फ्री कंसेंट। चैप्टर का नाम है सर फ्री कंसेंट, मतलब अपन फ्री कंसेंट पढ़ने वाले हैं। और मैंने सबसे पहले आपको इसमें कंसेंट का मतलब बताया था। सर कंसेंट का मतलब होता है व्हेन टू पर्सन्स agree upon the same thing in same sense. When two persons agree upon the same thing in same sense. तो that is what consent. अब कंसेंट सब फ्री कब होगी? कंसेंट फ्री कब होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। और वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? सर फ्री होनी चाहिए। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री होगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल था, ठीक है। तो आपने बोला सर फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? तो बेटा मैंने इसको दो सेंस में डिफाइन करा था। एक तो मैंने अपने शब्दों में बताया था फ्री कंसेंट, और एक एज पर लॉ जो सेक्शन 14 में बताया फ्री कंसेंट वो। तो अपने शब्दों में मैंने बताया था कंसेंट फ्री कब मानी जाएगी? जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी कंसेंट देंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस हुए। क्या बोला मैंने? जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी कंसेंट देंगे विदाउट किसी इन्फ्लुएंस के ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई बाहरी फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए किसी तरह के, तब हम कंसेंट को फ्री मानते हैं इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस। बट एज पर सेक्शन 14 फ्री कंसेंट की बड़ी बड़ी नकली सी डेफिनेशन भाई। कंसेंट की फ्री कंसेंट की डेफिनेशन बोला सेक्शन 14, कह रहा है कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट नॉट कॉज्ड बाय, और 5 पॉइंट बोल दिए भैया, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। पांचों पॉइंट हमने बताए थे और मैंने आपको बोला था पांचों के पांचों पॉइंट में वो ये कह रहा है कि इन केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन पांचों का यूज नहीं हुआ तो कंसेंट कैसी मानी जाएगी? तब फ्री मानी जाएगी। लेकिन अगर इन पांचों में से किसी का भी यूज हो गया, कोअर्जन हो गया, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, कुछ भी हो गया, तो उन पांचों केसेस में कंसेंट को फ्री नहीं माना। कंसेंट फ्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। और सर अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा फ्री कंसेंट के चक्कर में, तो उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? मां कसम है जल्दी बता दो। सर हमें पता है सर कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? वॉइडेबल। सर कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? वॉइडेबल। अरे बेटा याद है ना? बस बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये अपने को पढ़ना था। उसके बाद मैंने आपको फ्री कंसेंट बता दिया था क्या होता है। फिर अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे कोअर्जन का सेक्शन 15, एक एक को स्टडी करना था। एंड बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे आप बीकॉम में हो, चाहे आप सीए में हो, चाहे आप सीएस में हो, सीएमए में हो, किसी भी फील्ड में बेटा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपका इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा ही पूछेगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है जनरली। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक क्वेश्चन बन सकता है और फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में एक क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर 8 नंबर से कम का नहीं आएगा, तो बहुत आराम से इसे देखेंगे। डिफरेंस पे तो बाद में जाएंगे, पहले हम समझेंगे। सेक्शन 15 अपन ने कोअर्जन पढ़ा। सर कोअर्जन की डेफिनेशन मैंने आपको बेटा टेबल बना के याद कराई थी। टेबल बना के याद कराई, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। कोअर्जन मीन सर पहला था कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। क्या बोला? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। और सेकेंड था डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। 2 पॉइंट। क्वेश्चन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और डिटेनिंग और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। और दोनों में याद रखना विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ में फॉरबिडन है भैया, पनिशमेंट देंगे आपको, मत करो ऐसे काम, ठीक है ना। और वहां पे आपका इंटेंशन है सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। तो अगर आप भैया फिजिकल फोर्स, फिजिकल थ्रेट दे रहे हो, गन पॉइंट पे रख रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, ऐसी चीजें करके आप जो है किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, तो बेटा वहां पे कंसेंट फ्री नहीं होता। क्यों नहीं होता? किस ग्राउंड पे आप बताएंगे? क्योंकि कंसेंट कोअर्जन से लिया गया है, और अगर कंसेंट कोअर्जन से लिया गया है तो कंसेंट फ्री नहीं होता, और कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। और मैंने वहां पे आपको इफेक्ट्स बताए थे बेटा सेक्शन 19 में कि कोअर्जन से जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। 3 इफेक्ट्स बड़े सिंपल से थे। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। सेकंड पॉइंट,
अग्री पार्टी उसे रिसाइन कर सकती है। सर अग्री पार्टी कौन? बेटा अग्री पार्टी का मतलब होता है जो पार्टी भोली है, जिसको कोई जो तो भैया सिंपल सा बंदा है, जिसने कोई गड़बड़ नहीं करी, वो अग्री पार्टी, बेचारा बंदा, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर सकती है। सर रीसाइन मतलब सर दोबारा से साइन कर दो सर, वही वाला नहीं बेटा, रीसाइन का मतलब यहां पे कैंसिल करना। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। दूसरा, जो अग्री पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। और तीसरा पॉइंट, अगर अग्री पार्टीज ने कोई बेनिफिट एक्सचेंज कर लिए, मान लो मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया और मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो मैं अग्री पार्टी भाई, अब इस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करूंगा, मतलब कैंसिल जैसे कभी हुए नहीं। और जो पैसे मैंने आपको दे रखे थे वो सारे बेनिफिट मैं आपसे ले लूंगा, और जो आपसे बेनिफिट लिए थे वो आपको, मतलब बेनिफिट्स का एक्सचेंज जो था उसको आप रिस्टोर कर लोगे, रिफंड कर लोगे, राइट। ये तीनों इफेक्ट्स मैंने बताए थे। बेटा कोर्जन की डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्लियर है, कोर्जन के तीनों इफेक्ट्स एकदम क्लियर है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री कंसेंट की अगली हेडिंग, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और बेटा सेक्शन जाता है इसमें सेक्शन 16, आपको बताऊंगा लाइन से जाता है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट है, फिर 15 क्या अपना, जल्दी बोलो 15 क्या अपना, अरे जल्दी बोलो बेटा, कोवर्जन। 16 कौन सा हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर 19 में अपन स्पेस देते हैं। 19 इज व्हाट, 19 ना सारे के सारे इफेक्ट्स बताते हैं, कंसिक्वेंसेस कोवर्जन के, अनड्यू के। और उसके बाद 20, 21 से आपका मिस्टेक्स वाले पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो बेटा सब्जेक्ट मैटर है दैट इज सेक्शन नंबर 16, और सेक्शन 16 में अपन पढ़ने वाले बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस को। क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। चलिए अब आराम से स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा सा आप मेरे साथ समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सर कोवर्जन के केस में अपन लोग सामने वाली पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स और थ्रेट। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, आपने लास्ट क्लास बताया सर फिजिकल फोर्स और थ्रेट होता है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सर सारी बातें पता है, फिजिकल फोर्स, थ्रेट दोगे, गन पॉइंट रखोगे, सुसाइड करने की धमकी दोगे, ये सब क्या है, कोर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है बेटा? अनड्यू इन्फ्लुएंस आप समझना अनड्यू इन्फ्लुएंस बड़ा तगड़ा चीज है। यहां पे ना किसी भी तरह का कोई फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज नहीं होता। यहां पे सामने वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए किसी तरह का फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज नहीं होता। अरे सर पागलों वाली बात मत करा करो सर, हमें सिखाओगे आप? अरे सर फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होगा तो एनडीओ जोड़ी होगा, तब तो कोवर्जन बन जाएगा। सर अभी आप पढ़ाते हो और खुद ही भूल जाते हो सर किसी काम के नहीं हो आप। सर आपने तो बताया ना फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होता है, तो बेटा वो तो कोवर्जन हो गया ना। तो यहां पे तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज नहीं होगा, तो सर कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाओगे? बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाओगे बाय मेंटल और मोरल प्रेशर। क्या बोला वर्ड सुनना, बाय मेंटल और मोरल प्रेशर। मतलब कोई फिजिकल फोर्स, फिजिकल थ्रेट नहीं दे रहे आप, ठीक है ना, एक मेंटली प्रेशर बना रहे हो, और वो मेंटली प्रेशर से आप सामने वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, और उस केस में भी कंसेंट को फ्री नहीं माना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइडेबल। अरे समझे क्या सर? कुछ समझ नहीं आया सर आपने मुझे इतना बताया, यहां पे क्वेश्चन में फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल और मोरल प्रेशर यूज होता है। सर ये मेंटल और मोरल प्रेशर का एग्जांपल दो सर, तभी हम समझ पाएंगे। बेटा समझिएगा, मान लीजिए यहां पे जतिन भाई है, यह है जतिन भाई ने मेरे से 1 लाख रुपए जो है वो एज लोन लिया। समझना, बड़े ध्यान से समझना। मैं जतिन भाई को 1 लाख रुपए नकद, रोकड़ा, कैश लोन दे रहा हूं। मैं कौन हो गया बेटा? मैं हो गया लेंडर, मतलब जतिन भाई के लिए क्रेडिटर। जतिन भाई ने पैसा लिया है तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर। अब मैं क्रेडिटर हूं, जतिन भाई जो है हमारे, वो कौन है बेटा? डेटर है। 1 लाख रुपए का लोन लिया है। बस आप मुझे इतना बताइए कि ये जो लोन जतिन भाई ने लिया है बेटा, इस लोन के बाद ना एक दिन जतिन भाई मेरे पास आते हैं कुछ ऐसे बात करने, और बात करके ऐसे निपटते अपन। तब तक मैं जतिन भाई को बोलता हूं, जतिन भाई एक काम करो यार, मेरे को ना जरा वहां तक जाना था और मेरे पास टाइम है, मेरी तो क्लासेस चल रही है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए वहां जाके मेरा ये वाला काम कर दीजिए। समझना बड़े ध्यान से। जतिन भाई को मैंने बोला ये वाला काम आप मेरे लिए कर दीजिए। अब जतिन भाई जो है, आप बस मुझे इस दिल पे हाथ रख के कसम है भाई,
आप बस मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या जतिन भाई मेरी इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर अगर जतिन का दिल होगा तो वो जाएगा, 100% जाएगा, आपका काम करेगा। सर मना नहीं करेगा, आपको बहुत अच्छा बच्चा है। सर अगर जतिन का दिल नहीं होगा तो सर आपको पता है वो बहुत खिलाड़ी आदमी, डरता नहीं है सर किसी से। अगर उसका मन नहीं होगा सर वो फिर भी जाएगा, सर वो फिर भी जाएगा। मतलब अगर जतिन का मन है या नहीं है, मैंने उसे कोई काम बोल दिया तो बेटा उसे वो काम करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं होता सर, जतिन मानेगा नहीं, आपके बाद मना कर देगा साहब। बेटा नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकता? सर हम बताएगा। मैंने बोला बेटा बताओ। आपने बोला सर क्योंकि वो आपका डेटर है, आप उसके क्रेडिटर हो। सर वो आपका डेटर है, आप उसके क्रेडिटर हो। जतिन जैसे ही मना करने के लिए अपने शब्द निकाल रहा था मुंह से, भाई साहब शब्दों को हलक में रोक लिया भाई ने, यहीं रोक लिया, यहीं। कह रहा अगर मैंने गलती से सर को काम के लिए मना करा और सर ने मुझे बोल दिया मेरे 1 लाख रुपए जो तूने लिए थे विद इंटरेस्ट आज ही लौटा, आज ही लौटा, आज ही, तो मैं तो फंस जाऊंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो, कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, यहां पे ना हमारे जतिन और मेरे बीच में एक रिलेशनशिप है। सर नॉटी नॉटी सर। सर बोला अबे इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा। बेटा वैसे शौक नहीं है ना मेरे ना जतिन के, वो वाला रिलेशनशिप। तुम गंदे घिनौने लोग हो बेटा, बहुत ही घिनौने बच्चे हो तुम। बेटा रिलेशनशिप कैसा है सुन तो लो पूरी बात, सीधा तुम्हारा तो दिमाग ही वहीं चला जाता है। रिलेशनशिप है सर, रिलेशनशिप। बेटा जतिन भाई और मेरे बीच में एक रिलेशनशिप है, जहां पे जतिन भाई जो है वो एक वीकर पोजीशन पे है और मैं एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे हूं। ओह सर अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है। सर सही कह रहे हो सर, जो डेटर है वो एक वीकर पोजीशन पे, वो नीचे, जो क्रेडिटर है वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे ऊपर है। और यहां पे अगर क्रेडिटर ने डेटर को कुछ भी बोला तो डेटर को वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वीकर पोजीशन पे है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि मैं क्रेडिटर हूं, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे हूं, इसीलिए मैं एक मेंटल प्रेशर उस पर बना रहा हूं। फिजिकली मैंने गन पे नहीं रखा, ना कुछ बोला, मैंने बस काम दिया। और यहां पे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उस मेंटल प्रेशर के चक्कर में जतिन जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहता था, उसने मुझे प्रॉमिस कर दिया सर मैं ये वाला काम कर दूंगा आपके लिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? इसे ही बोलते हैं बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसे ही बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर और एक और एग्जांपल दो बेटा, बहुत एग्जांपल है। फादर एंड सन, अरे फादर एंड सन के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। जैसे सर बिल्कुल है बेटा। डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन है? सर फादर डोमिनेटिंग पोजीशन पे है सॉरी एक्सक्यूज मी, फादर डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और जो सन है वो वीकर पोजीशन पे है। अब यहां पे अगर फादर जो है वो सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाएंगे तो सन को ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला उसका फादर है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे सन की कंसेंट जो है वो फ्री होगी या कैसी होगी? सर ऑब्वियस सी बात है फ्री नहीं होगी। और वहां पे हमने क्या ग्राउंड देंगे बेटा? कोर्शन नहीं करा फादर ने, कोई फिजिकल फोर्स नहीं दिया। वहां पे बात हो रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। किसकी बात हो रही है बेटा? अनड्यू इन्फ्लुएंस की। और कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बनता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में बस आपको 3 बातें याद रखनी, सिर्फ 3 बातें, सिर्फ डेफिनेशन यूं याद कराऊंगा, यूं सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कब अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलोगे? नंबर 1, जब दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होगा। दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगा? रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप होना क्यों जरूरी है? अरे बेटा रिलेशनशिप नहीं है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है रे। अच्छा एक बात बताओ, आप बाहर राह चलते हुए किसी से भी मिले, कोई जान पहचान नहीं है, आप उसमें डोमिनेटिंग अपना बिहेवियर दिखा सकते हो? बेटा इतना मारेगा ना भाई साहब, भूत बना देगा मार मार के, क्योंकि तू क्यों बोल रहा फालतू, प्रसाद दे देगा तुम्हारे। लेकिन अगर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस लगानी है तो वहां पे कोई रिलेशनशिप तो होना चाहिए ना। एक रिलेशनशिप इज मैंडेटरी। अब रिलेशनशिप के साथ साथ सेकंड कंडीशन ने बोला उस रिलेशनशिप में 1% डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा और दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन पे होगा। पहली कंडीशन अनड्यू के केस में रिलेशनशिप होना चाहिए, मस्ट है। दूसरा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? सर दोनों वीकर में है, दोनों डोमिनेटिंग में, ना 1% डोमिनेटिंग में होना चाहिए और दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन पे होना चाहिए। सेकंड कंडीशन। बेटा थर्ड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, डोमिनेटिंग पोजीशन और वीकर पोजीशन पे होने से सिर्फ अनड्यू नहीं हो जाएगा। थर्ड कंडीशन बोलती है जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे पर्सन है वो डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करे और सामने वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा ले। समझना बेटा, केस स्टडी में मजा लेगा आपसे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 3 कंडीशन। पहला,
दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप। क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप। बोलिए बेटा साथ साथ, क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप। दूसरी कंडीशन, एक पर्सन उस रिलेशनशिप में होगा डोमिनेटिंग में और दूसरा होगा वीकर पोजीशन पे। और तीसरी कंडीशन, डोमिनेटिंग पोजीशन वाला बंदा अपनी पोजीशन का यूज करेगा और सामने वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाएगा। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल है तब आप उस केस में बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किससे बना है? अनड्यू इन्फ्लुएंस से। और तब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा? वैलिड तो होगा नहीं, ऑब्वियसली क्या होगा? वॉइडेबल। तीनों कंडीशन मिलनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो भैया अनड्यू नहीं है। अगर रिलेशनशिप तो है लेकिन कोई भी डोमिनेटिंग वीकर वाला सीन नहीं है तो अनड्यू नहीं है। अच्छा, रिलेशनशिप है, डोमिनेटिंग पोजीशन वीकर पोजीशन भी है, लेकिन यार सामने वाले बंदे ने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करवाया। उसने नॉर्मल है, फादर सन है, फादर ने बोला भैया आप जो है मेरे को ये वाला जो आपके नाम पे लैंड है वो बेच दीजिए, 1 करोड़ मार्केट वैल्यू और 1 करोड़ 10 लाख में दे रहा हूं। अबे भाई इसमें क्या हो गया? डोमिनेटिंग वीकर में देखो रिलेशनशिप था, डोमिनेटिंग वीकर पोजीशन भी थी, लेकिन उसने कोई डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज तो नहीं करा ना। कह रहा मैं तो तेरा बापू भाई, एक काम कर 1 करोड़ का फ्लैट है 50 लाख में मुझे दे दे। अपने बाप को नहीं देखा, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने तुझे जब इतना सा था ना, इतना था, तब से तेरी उंगली पकड़ के चलाया, ऐसे ऐसे भारी भारी खतरनाक डायलॉग मार के। ठीक है भाई साहब, बड़े तगड़े तगड़े। और उसके बाद उसने 1 करोड़ का फ्लैट जो है 50 लाख में ले लिया। अब समझे ना, यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज हुआ है, लेकिन अगर उसने भाई बिल्कुल सही तरीके से बिना डोमिनेटिंग पोजीशन के यूज करे, नॉर्मली कर दिया, तब तो वो बिल्कुल वैलिड है ना। तो डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज है और सामने वाला उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। तीनों कंडीशन फुलफिल होने पे आप बोलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइडेबल। मेरे हिसाब से बेटा एकदम क्लियर होना चाहिए। यहीं पे डेफिनेशन यही बात करिए, बड़े आराम से समझेंगे। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो जब क्वेश्चन आएगा इसमें, चाहे केस स्टडी में आए चाहे वो डिफरेंस फॉर्म में, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना? तो जल्दी से मैं आपको डेफिनेशन रीड करवा लूंगा। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 16 ने क्या बोला। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कब आएगा? इफ, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट है, इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। बेटा जो अंडरलाइन करो अंडरलाइन करते चलना। पहली कंडीशन क्या बोला? कह रहा कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में कब आएगा? जब पार्टीज के बीच में क्या है? रिलेशनशिप। पार्टीज के बीच में क्या है? रिलेशनशिप। सबसे पहली कंडीशन, वेयर वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट। सेकेंड कंडीशन आई ना, अरे एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे, दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन पे, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए भैया। तो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज है वेयर वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट दी विल मतलब इच्छा ऑफ अनदर एंड। अब देखो यहां पे दो कंडीशन खत्म होनी है बेटा, बीच में वर्ड है एंड, और एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है ये दोनों के साथ साथ तीसरी कंडीशन भी चाहिए। तो रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज, वन पर्सन इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बोला बाय यूजिंग हिज पोजीशन। पोजीशन का क्या करना है? यूज करना है। ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है बेटा? तीनों कंडीशन मैंने आपको पहले ओरली बता दी थी, अब डेफिनेशन में वही बता रहा है। भैया तीन बातें याद रखनी है सर। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। नंबर 2 बेटा, वहां पे एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा, दूसरा वीकर पोजीशन पे होगा। नंबर 3 बेटा, डोमिनेटिंग वाला उस पोजीशन का यूज करेगा और सामने वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाएगा। तब आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के ग्राउंड पे वैलिड नहीं है, इट इज वॉइडेबल। कोई दिक्कत? तीनों कंडीशन फुलफिल है तभी अनड्यू आएगा। अगर दोनों कंडीशन है लेकिन उसने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज नहीं करा तो उस केस में बेटा अनड्यू नहीं लगेगा। ठीक है? और जैसे क्वेश्चन में फिजिकल फोर्स और थ्रेट आता था, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करता है? मेंटल और मोरल प्रेशर। मेंटल और मोरल प्रेशर। ठीक है? तो डिफरेंस में आपको यही पॉइंट बनेगा। देखो एक डिफरेंस बन गया, कोर्जन के केस में फिजिकल फोर्स और थ्रेट था, यहां पे इन्वॉल्व है मेंटल और मोरल प्रेशर। कोर्जन के केस में क्या कोई रिलेशनशिप होता है? कोर्जन के केस में क्या कोई रिलेशन बताया था मैंने? रिलेशन होगा भाई। कोर्जन किसी के भी बीच में हो सकता है। आप किसी भी बंदे को गन पॉइंट में रख दो ना, चाहे अपने कोई जानने वाले को रखो चाहे किसी अननोन को रख दो, लेकिन अनड्यू के केस में हमेशा रिलेशनशिप होगा। अनड्यू कभी स्ट्रेंजर के साथ नहीं होगा। कोर्जन रिलेशन वाले बंदे के साथ भी हो सकता है, स्ट्रेंजर के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है।
समझ आओ मेरी बात। तो डिफरेंस अपन देखेंगे वहां पे, बट मेरे हिसाब से बेटा ये क्लियर हो गई। 3 कंडीशन दोबारा बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, यही याद करेंगे। सर नंबर वन, सर हाथ क्यों उठा रहे हो बेटा, मजा आ रहा है। नंबर 1 बेटा रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज। नंबर 2 वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। और नंबर 3 यूज करेगा पोजीशन का और सामने वाले का क्या लेगा, अनफेयर एडवांटेज। तो उसे बोलेंगे बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस। और कैसा प्रेशर होता है, मेंटल और मोरल प्रेशर, मेंटल और मोरल प्रेशर। आई होप क्लियर हो। अगले बात बेटा, अगला देखो, अगला है इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, और यहां पे सेक्शन जो है बेटा 19A। कोवर्जन के इफेक्ट है 19 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के 19A में, और कुछ नहीं है 19A लिख के, बिल्कुल लगभग सेम है, सब कुछ सेम है, मैंने लिख दिया है सेम एज कोवर्जन। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइडेबल। नंबर 2 अग्री पार्टी। अग्री पार्टी कौन है, जो भोली वाली पार्टी, मेरे जैसी पार्टी, भोली वाली पार्टी कैन रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रीसाइन मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, जैसे कभी हुआ ही नहीं था। और अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुए हैं दोनों पार्टीज में, तो आप उसे क्या कर लीजिए, रिस्टोर यानी रिफंड कर लीजिए, वापस दे दीजिए अपने अपने बेनिफिट दोनों को। ठीक है, तो यहां पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अगर आपने पिछला लेक्चर कोवर्जन वाला करा है तो वहां पे मैंने प्रॉपर वे में लिखा है कि कैसे आपकी मॉड्यूल में दिया है, कैसे आपको पेपर में प्रेजेंट करना है। बट समराइज वे में यही है 3 पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगली पार्टी रिसाइन करवा सकती है, और कोई बेनिफिट अगर एक्सचेंज हुए तो उसे रिस्टोर करवाएंगे, कोई दिक्कत। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का मैटर क्लियर हो गया इफेक्ट्स के लिए। और लास्ट एक पॉइंट और बचता है बेटा, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब ये समझना, ये अलग सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। देखो यहां पे सिंपल सी बात कह रहा है कि मान लीजिए 2 पर्सन है, एक फादर और एक सन। फादर और सन में अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब फादर ने मान लीजिए एक फ्लैट था वही 1 करोड़ का, और सन को बोला भैया, आप देख रहे हो रिलेशनशिप दोनों में है, फादर डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, आपको पता है ये बात, और सन वीकर पोजीशन पे है, और फादर ने यूज करा उसे भाई बहला फुसला के 1 करोड़ का फ्लैट 50 लाख में बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब समझना, अब 1 महीने बाद सन को ये रियलाइज होता है कि यार मैंने जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में पापा की बातों में आके जो 1 करोड़ का फ्लैट है वो 50 लाख में उन्हें सेल कर दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब आज जो है, जो सन है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में केस फाइल करता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे फादर के साथ बना है ये बिल्कुल 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 वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी। तो कोर्ट ने पूछा कंसेंट क्यों नहीं फ्री थी, तो सन बताएगा सर देखो हमारे बीच में रिलेशनशिप है, मेरे पापा डोमिनेटिंग पोजीशन पे, मैं वीकर पोजीशन पे हूं, और मेरे पापा ने ना डोमिनेटिंग पोजीशन, बड़े नॉटी है, मेरे पापा ने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करा है और मेरे से 1 करोड़ का फ्लैट 50 लाख में परचेज कर लिया, मतलब मेरा अनफेयर एडवांटेज उठा लिया। ठीक है, अब यहां पे कोर्ट जो है सबसे पहले कॉल करेगा पापा को, पापा जी आ जाइए बेटा। कोर्ट कह रहा है पापा को बेटा, ठीक है, वो तो कहेगा कोर्ट तो भैया दादाजी है, कोर्ट बोलेगा पापा जी आ जाइए बेटा कोर्ट पे, फटाफट। अब जैसे ही पापा जी आएंगे कोर्ट पे, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, लॉ मेकर बोल रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ पापा जी पे पड़ेगा कि उन्हें यह प्रूफ करना है कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भले ही रिलेशनशिप था, इसमें भले ही वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे और सन वीकर पोजीशन पे थे, लेकिन पापा जी पे बर्डन ऑफ प्रूफ ये आएगा कि उन्होंने अपने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज नहीं करा और किसी तरह की अनफेयर एडवांटेज नहीं ली। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पे अनड्यू के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? सर बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे आएगा जो कौन सी पोजीशन पे है? अरे डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? जो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा और उसे ये प्रूफ करना है कि मैंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का कोई भी गलत यूज नहीं करा और किसी भी तरह का अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया। बस ये पॉइंट कह रहा है, ठीक है। तो जो मेन बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डोमिनेटिंग पोजीशन वाले बंदे पे आएगा और उसे ये प्रूफ करना है कि भले ही मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पे हूंगा बट मैंने उसका यूज नहीं करा और कोई भी अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया। बेटा आप रीड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। कह रहे द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ द डोमिनेंट position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in dominating position। इसका मतलब आप समझ गए बेटा,
क्लियर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे आएगा, डोमिनेटिंग पोजीशन वाली पार्टी पे आएगा। और इसे क्या प्रूफ करना है कि भैया पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एब्सेंस था, किसका एब्सेंस, यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। भले मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पे था लेकिन मैंने उसका यूज नहीं करा, यूज का एब्सेंस है, ठीक है। ये डोमिनेटिंग वाले पोजीशन वाले बंदे को प्रूफ करना है और इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो समाप्त हो गया। अच्छा, इसका एनालिसिस मैं बनाऊंगा और थोड़ी सी बातें और करनी है। जैसे सर कौन सी बात है बेटा, यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, पोजीशन टू डोमिनेट। अब इसके ऊपर इसे स्टार बना लेना आप, और इसको मैं नीचे डिफाइन करूंगा कि जो पोजीशन टू डोमिनेट है ये कैसे पता लगेगी। सर मतलब कैसे पता लगेगी, जैसे बेटा मैंने आपको रिलेशन दिया फादर सन। अब देखो ये टेक्निकली ना, इसमें कोई मैथ साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद बताओगे, मैं आपको देता हूं कैसे। फादर और सन के केस में डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन होगा, सर एब्सोल्युटली फादर। सर क्रेडिटर डेटर के केस में कौन होगा, सर एब्सोल्युटली क्रेडिटर डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा। अच्छा और बताओ सर आपका डॉक्टर पेशेंट के केस में डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन होगा, सर पेशेंट की तो वैसे ही हवा निकली पड़ी है, सर वो तो भैया वैसे ही अपना मौत के कुछ अंतिम गिन रहा है, उसको कहां डोमिनेटिंग में डालोगे, सर डॉक्टर होगा। बेटे डॉक्टर ही तो होगा ना, डॉक्टर जो है वो कहेगा भैया मैं तो तेरी जान बचा लूंगा, 1 करोड़ रुपए दे दे। अब देखो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि उसे पता भैया मैं इसका भगवान हूं, अब मैं हूं डोमिनेटिंग पोजीशन पे, लपेट लो जितना लपेटना है। तो यहाँ पे डीम दिमाग लगा रहा है भाई, डॉक्टर होगा। अच्छा कोई बंदा है जिसने कुछ कांड कर दिया, अब वो उसका लॉयर, ठीक है, क्लाइंट और उसका लॉयर, उनमें से डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है, लॉयर हो गया ऑब्वियसली। लॉयर कहेगा भैया तुझे बचना है तो भैया मेरे भरोसे है, 5 करोड़ रुपया मुझे देते बचा लूंगा, तो कर सकते हैं। अच्छा हस्बैंड और वाइफ में सर हस्बैंड है सर, ओ सर वाइफ है सर वाइफ है सर, गारंटी वाइफ है बेटा। तो देखो वैसे दुनिया में तो वैसे वाइफ ही है, तुम्हें पता ही है, लेकिन लॉ मेकर ने यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ कोई भी हो सकता है, रिलेशन टू रिलेशन डिफर करता है। तो यहाँ पे कुछ केसेस है जहां पे उन्होंने डोमिनेटिंग पोजीशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करा है कि ऐसे ऐसे केस में डोमिनेटिंग पोजीशन होगा, हम मान के चलेंगे, डीम मान के चलेंगे, डीम कि होगा ही होगा। और कुछ केसेस में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, वहां पे सर्कमस्टांसेस और केसेस को देखते हुए अपन कोड जो है वो देखेगा कि कौन डोमिनेटिंग कौन वीकर, और उस हिसाब से हिसाब बनेगा। बट कुछ केसेस में तो डीम्ड है, जैसे फादर एंड सन में फादर डोमिनेटिंग है, डॉक्टर पेशेंट में डॉक्टर डोमिनेटिंग है, लॉयर्स के क्लाइंट में, क्रेडिटर डेटर में, ये सब क्या है, डीम्ड है। तो यहां पे आपको चीजें समझनी है, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिफाइन करवाता हूं, पहले मेरे पास स्पेस नहीं है, आप आराम से इसे नोट कीजिए बेटा। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, क्रैश समराइज दे दूं। नंबर 1, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 ने डिफाइन करा, 3 बातें याद रखनी है। कब अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, जब देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। नंबर 2, वेयर वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। और नंबर 3, बाय यूजिंग हिज पोजीशन ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। यहां पे मेंटल और मोरल प्रेशर इन्वॉल्व होगा। इफेक्ट्स जो है 19A में बताए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा हमेशा, अग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर सकती है, और कोई भी बेनिफिट अगर एक्सचेंज हुए तो उन्हें रिस्टोर कर सकती है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करूं तो बेटा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पार्टी में आएगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, और डोमिनेटिंग पोजीशन पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे थी लेकिन उन्होंने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज नहीं करा एग्रीमेंट में, ऐसा उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट के सामने, ठीक है ना। ये सारा हो गया। अब सेक्शन 16 का एक एनालिसिस करवाऊंगा जहां पे मैं पोजीशन टू डोमिनेट इस वर्ड का मतलब आपको डिफाइन करवाऊंगा। बट पहले आप इसे यहां तक नोट कीजिए अच्छे से, जल्दी से नोट करेंगे भाई, जल्दी से। चलिए भाई, तो हमने जो है ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा डन कर लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा सेक्शन 16 का एनालिसिस आपको दे दूं, और वो जो डोमिनेटिंग वाला सीन है उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑल्दो इतना ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनालिसिस सेक्शन 16 की, तो देखो हमने सारी डेफिनेशन बेटा ऐसे याद करी है, और डेफिनेशन को याद करने का यही तरीका है। चैप्टर जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है और अभी तक मैंने आपको हर एक डेफिनेशन मैक्सिमम पॉसिबल इस वे में करा कि मैं फ्लो चार्ट से ही आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक कराऊं, ठीक है। सारी डेफिनेशन भी कवर करता हूं मैं थ्योरेटिकली जो चलता है, और टैबुलर प्रेजेंटेशन से आपको जल्दी से ग्रैब होता है। तो बड़ी सिंपल चीज है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन 3 पॉइंट है। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। नंबर 2, जहां पे एक पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यूज करेगा पोजीशन का एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। ये 3 पॉइंट थे। तो एनालिसिस में सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट डाले। सबसे पहला क्या, सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। अरे सर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस लगेगा ही कब,
जब पार्टीज के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप। जब पार्टीज के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मैंने इसे मार्क कर लिया। अच्छा, अगली चीज जो है बेटा वो है पर्सन क्या होगा, पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। मतलब एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा, दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन पे होगा, और तीसरी कंडीशन यूज दैट पोजीशन एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। उस डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करा है और सामने वाले से अनफेयर एडवांटेज आपने ले ली है। कोई दिक्कत बेटा, तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब बड़े ही ध्यान से एक चीज समझ लो बस, जो समझाने वाली है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेटिंग पोजीशन। सर हमें कैसे पता लगेगा केस स्टडी में कि कौन डोमिनेटिंग पोजीशन है कि नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? सर देखो, ये तो रिलेशनशिप तो हमें पता लग जाएगा, क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, सेकेंडरी अपने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करा है नहीं करा, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। यहां पे डोमिनेटिंग पोजीशन का सीन है या नहीं है, ये बेटा चेक होगा सिर्फ और सिर्फ यहां पे कि पोजीशन टू डोमिनेट क्या क्या उसकी डेफिनेशन क्या है। और देखो, डोमिनेट, पोजीशन टू डोमिनेट जो है ना, बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको क्लियर बता रहा हूं बेटा। डोमिनेटिंग पोजीशन वीकर पोजीशन है या नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। ये काम कोर्ट्स का है कि वो जजमेंट देने से पहले डिटरमाइन कर ले, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा कि डोमिनेटिंग एंड वीकर पोजीशन प्रेजेंट है या नहीं है। बट इन सम केसेस लॉ ने डीम्ड माना है, लॉ ने डीम्ड माना है कि भैया इन केसेस में जो मैं लिमिटेड बताऊंगा, इन 3 केसेस में एक पर्सन हमेशा डोमिनेटिंग में है और एक हमेशा वीकर में है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 3 कंडीशन है, रिलेशनशिप, पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में वीकर पोजीशन में होंगे, और तीसरा पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज देंगे। सेकंड पॉइंट बताया, डोमिनेटिंग पोजीशन वीकर पोजीशन कैसे पता लगेगा, तो सर सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट को चेक करना पड़ेगा, कोर्ट अपने आप देखेंगे। लेकिन 3 केसेस में हमने डीम्ड माना है कि पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा ही होगा। मतलब अगर इनमें से कोई भी केस है तो आप डीम मान लेना कि डोमिनेटिंग पोजीशन तो प्रेजेंट ही है। और ये पर्सन स्पेसिफिकली एक्सप्रेस लॉ ने क्लियर बता दिया कि डीम मान लो ये बंदा डोमिनेटिंग में होगा। जैसे फादर एंड सन में, फादर एंड सन में देखने की जरूरत थोड़ी भाई, फादर एंड सन में डीम्ड है कि फादर डोमिनेटिंग में होगा और सन वीकर में। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो 3 केस में फॉल नहीं करता। तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस को, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इनको क्लियर करते हैं। डोमिनेटिंग पोजीशन के नीचे जा रहा है, क्या है, अ पर्सन is deemed to be in a position to dominate the will of other। 3 केसेस में डीम्ड माना है कि डोमिनेटिंग पोजीशन आएगी। 3 केसेस में डीम माना है डोमिनेटिंग पोजीशन आएगी। कौन सी 3 केसेस बेटा? पहला है रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखेंगे, फादर एंड सन, मास्टर एंड सर्वेंट। समझते हो ना, गुरु चेला, गुरु चेला समझते हो, गुरु जी होते बहुत सारे, है ना, बाबा बाबा गुरु जी, उनके सर्वेंट्स होते, चेले होते हैं। अब वहां पे डीम्ड है कि गुरुजी जो है डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, सर्वेंट जो है वो वीकर पोजीशन पे है। और ये डोमिनेटिंग वीकर पोजीशन क्यों है? क्योंकि वहां पे रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी आ रही है। तो बेटा रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी अगर है आपके पास, रियल अथॉरिटी फादर एंड सन, अपेरेंट अथॉरिटी फादर एंड सन, मास्टर सर्वेंट, इन 2 केसेस में रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी आएगी। और वहां पे डीम्ड है कि फादर या गुरु हमेशा डोमिनेटिंग में होंगे, सन या चेला हमेशा वीकर में होंगे। तो पहला केस क्या हो गया? पहला डीम केस, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी आ रही है अगर, ठीक है। आपको ज्यादा चेक नहीं करना है, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं और इनको पकड़ना है। कोई अगर केस स्टडी इन केस आई तो वहां पे क्लियर कट रखा होगा कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। सेकंड पॉइंट मतलब फिड्यूशरी रिलेशनशिप, तो वहां पे क्लियरली बता देगा फिड्यूशरी। अब आपको याद रखना है कि 3 केस बताए थे सर ने, रियल अपेरेंट, फिड्यूशरी, मेंटल डिस्ट्रेस। क्या इन तीनों में से है? फिड्यूशरी है, ओके, तो डोमिनेटिंग पोजीशन तो होगी। फिर आपको बाकी 2 कंडीशन को चेक करना है, अंडी हो जाए। अगली कंडीशन है फिड्यूशरी रिलेशन। ये वर्ड आपको लॉ में बहुत दिखेगा बेटा। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सर सबसे जैसे क्या सर बेटा? डेटर क्रेडिटर, मैं जतिन भाई को पैसे उधार पे दे रहा हूं। अब ये ना जनरली जो मामला होता है ना, देखो जैसे टेक्निकली तो मॉर्गेज नाम की भी चीज होती है, प्लेज या मॉर्गेज हो जाता है, सिक्योरिटी में आप कुछ रखवा लेते हो। लेकिन आप किसी को पैसा कब देते हो? जब यहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की बात आती है, ठीक है। लॉयर एंड उसका क्लाइंट होता है सॉलिसिटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है? डेटर क्रेडिटर, सॉलिसिटर क्लाइंट हो गया आपका। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? सीधी सी बात है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे। अगर मैंने कोई, फॉर एग्जांपल मेरे पे कोई केस चल रहा है, तो मैं जो अपना लॉयर सॉलिसिटर बुलवाऊंगा वो ऐसा बंदा होगा जिसपे मुझे ट्रस्ट है। मैं सारे फैक्ट्स बताऊंगा, भाई देख मैंने इतना इतना ऐसे ऐसे गलत कर दिया है, अब देख ले, ठीक है। ये चीज होती है। और यहां पे ना थर्ड जो पॉइंट है दैट इज मेंटल डिस्ट्रेस।
पहला रियल एंड अपेरेंट ऑफ फादर एंड सन, वो सब याद रखना। सेकंड में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहां पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है। क्या बोला? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन दी पार्टीज। एग्जांपल है डेटर क्रेडिटर, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। सॉलिसिटर इज व्हाट? लॉयर। और थर्ड बेटा आपका मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस आपको नाम से पता लग गया। एग्जांपल क्या है? डॉक्टर पेशेंट। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक पार्टी जो है वो मेंटली इल है, मेंटली डिस्ट्रेस है, एज फैक्टर से, मतलब बूढ़े हो गए काफी ज्यादा लोग, तो वहां पे डॉक्टर पेशेंट, ऐसा कोई भी सिचुएशन है जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस वगैरह, तो उस केस में जिस बंदे को वो प्रॉब्लम है वो हमेशा वीकर पोजीशन पे होगा और अदर पर्सन हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला एक बार रीड कर लो। व्हेन मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड। टेम्परली या परमानेंटली अफेक्टेड है कैसे? बाय मेंटल डिस्ट्रेस, एज के फैक्टर से हो सकती है, इलनेस हो सकती है। एग्जांपल हो गया डॉक्टर एंड पेशेंट। अब बच्चे पता है क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं सिर्फ डॉक्टर एंड पेशेंट के केस में भी ना फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं होता। आप खुद बताओ, मैं पेशेंट हूं तो भाई मुझे डॉक्टर पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है ना? सर है बिल्कुल। तो सर डॉक्टर एंड पेशेंट जो है वहां पे डोमिनेटिंग पोजीशन कैसे आएगी? मेंटल डिस्ट्रेस से या फिड्यूशियरी से? जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ बेटा। दोनों डॉक्टर पेशेंट आप यहां भी ले सकते हो, डॉक्टर पेशेंट फिड्यूशियरी में भी आ सकता है। अरे क्या पंगा है, अपने को तो बस डोमिनेटिंग पोजीशन चेक करनी है ना। होती है। अब इस फैक्टर में ना उस फैक्टर में, डॉक्टर पेशेंट में फेवरेबल पॉइंट मेंटल डिस्ट्रेस वाला है, इसलिए से इसी कैपेसिटी में एग्जांपल दे दिया मैंने। अदरवाइज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप यहां भी होता है। फादर एंड सन में क्या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं होगा? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आपस में। अरे भाई फादर जो भी काम करे, सन को अपने फादर पे ट्रस्ट होगा कि मेरे अच्छे के लिए कर रहे होंगे। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी के भी फैक्टर्स आपको दिख सकते हैं और इधर के फैक्टर्स भी आपको दिख सकते हैं मॉड्यूल या बुक में। तो बिल्कुल आपके मटेरियल में बिल्कुल परेशान नहीं होना। तीनों ही केस में डीम्ड माना है कि आपका डोमिनेटिंग पोजीशन एग्जिस्ट करेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में सेक्शन 16 ने बोला 3 पॉइंट चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टी, मेरे साथ बोलेंगे प्लीज। रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज। सेकंड, वन पर्सन इज द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। अब डोमिनेटिंग पोजीशन कैसे आएगी? अभी रुको। और थर्ड है, यूज करेगा पोजीशन को और अनफेयर एडवांटेज लेगा। अच्छा, अब सेकंड डोमिनेटिंग पोजीशन कब आएगी? तो सर हमें नहीं पता, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा। बट 3 केसेस में डीम्ड है कि डोमिनेटिंग पोजीशन होगी ही होगी। और सर वो 3 केसेस कौन से हैं? नंबर 1, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, फादर सन गुरु चेला। नंबर 2, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहां पे पार्टीज के बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है, वहां पे डोमिनेटिंग पोजीशन आएगी। जैसे आपका सॉलिसिटर क्लाइंट हो गया और आपका जो है अगर दूसरा एग्जांपल डेटर क्रेडिटर वगैरह हो गया। थर्ड आ गया मेंटल डिस्ट्रेस, जहां पे एक पर्सन मेंटली कैपेसिटी अपनी खो चुका है, आइदर टेम्परली या फिर परमानेंटली, एज के फैक्टर से, इलनेस के फैक्टर से, किसी भी, मतलब कोई चोट वोट लग गई दिमाग में, कोई भी फैक्टर। उसमें बेस्ट एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट, बट ये आपस में भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस आपका एकदम डन होता है। मेरे हिसाब से कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो छूट गया, इसमें एकदम क्लियर है। फ्री कंसेंट हमने सेक्शन 14 देख लिया, सेक्शन 15 हमने कोवर्जन का देख लिया लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 16 हमने इस लेक्चर में देख लिया। कोवर्जन क्या होता है, पूरा एनालिसिस, उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, सेम एज कोवर्जन, कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा, रीसाइन हो सकता है, बेनिफिट रिस्टोर होंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आया जो किस पे आएगा बेटा, डोमिनेटिंग पर्सन पे आएगा कि भैया मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पे था लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए उसका यूज नहीं करा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे आएगा। ठीक है, सारा का सारा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो चुका है। आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे, आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर के पर्टिकुलरली एक हेडिंग उठाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में और दोनों टॉपिक को अच्छे से डन करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।